हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और आज हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन यानी कि कुछ और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के साथ में रूबरू होने के बाद में कुछ एडवांस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बच्चों, हमारे पास में कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इस तरीके से होती है, आप मेरे साथ में लिखिएगा, मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। सर ये तो आपने हमें बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है। जी, आज दोबारा से बताता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर नॉट येट पेड, एक्सपेंडिचर नॉट येट पेड, यानी कि इसको अभी तक हमने पे नहीं किया है ना। तो दो चीजें इसमें सामने आती हैं कि नंबर वन तो ये क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, और दूसरा अभी तक पे नहीं किया, फ्यूचर में हमें पे करना है, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी भी है। ये हमारी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है कि हमें इसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को आप एक बात बताइए कि अगर ये एक्सपेंडिचर है तो किस पे इफेक्ट करेगा? सर इफेक्ट करेगा ऑन कैपिटल। ठीक है। और अगर ये एक लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज साइड पे आएगा, लाइबिलिटीज साइड पे भी आएगा, है ना। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो आप इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि ये एक तरफ तो इफेक्ट करेगा किस पे, कैपिटल पे, और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज में भी इंक्लूड होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है। सेकेंड टर्म देखते हैं बेटा। एक होता है हमारे पास में प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की दो फॉर्म आपको पहले भी बताई गई थी, एक तो आउटस्टैंडिंग और दूसरा प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर मेड इन एडवांस, एक्सपेंडिचर पेड इन एडवांस, यानी कि अब फ्यूचर में हमारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले से प्रीपेड कर दिया है, इस एक्सपेंडिचर को हमने पहले से प्रीपेड कर दिया है। यानी कि हम जैसे आप लोग करते हैं ना, अपना प्रीपेड बिल पे कर देते हैं, आपके पास में टेलीफोन कनेक्शन होते हैं, ठीक उसी तरीके से मान लीजिए मैंने किसी को रेंट पे करना था और रेंट मैंने अगले साल का आज ही पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर मैं एक बेनिफिट के साथ में एक चैन की नींद सोऊंगा कि अब इस साल मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये प्रीपेड होने की वजह से, यानी कि पेड इन एडवांस होने की वजह से ये क्या हो जाता है, नंबर वन तो बन जाता है मेरा एसेट। तो ये एक्सपेंडिचर नंबर वन और नंबर टू दो जगह पे इफेक्ट होगा इसके। एक तो ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर होने की वजह से ये क्या होगा जी, इससे हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, यानी कि हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, ये एक एसेट की तरीके से देखा जाएगा, तो ये एसेट के अंदर इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एसेट के अंदर इंक्रीज कर देगा। ओके। अच्छा जी, सर पिछले वाले के अंदर हमने एक्सपेंडिचर का इफेक्ट कैपिटल पे दिखाया था, तो ऐसा इस वजह से क्योंकि अभी तक तो वो पे नहीं किया गया था ना। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए। नॉट येट पेड लिखवाया मैंने आप लोगों को, ठीक है जी। नॉट येट पेड का मतलब क्या है? नॉट येट पेड का मतलब है कि इसका इफेक्ट कैश पे नहीं हुआ, तो ये एक एक्सपेंडिचर होने की वजह से इफेक्ट दे गया किस पे, कैपिटल पे। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और वहीं अब जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो कैश में हुआ है, तो कैश पे अगर कोई इफेक्ट होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर जब हम पे कर देते हैं तो एक तरफ से हमारा एक एसेट जिसका कि मतलब कैश है वो डिक्रीज हो जाता है, और दूसरी तरफ से एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, प्रीपेड
एक्सपेंसेस के नाम से ऐड हो जाता है एक एसेट और कैश डिक्रीज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास में है थर्ड टर्म। थर्ड जो टर्म है हमारी, थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है हमारे पास में, वो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, सबसे पहले तो हमें इसका मतलब जानना जरूरी है कि एक्रूड इनकम का मतलब क्या है। देखो बच्चों, एक्रूड इनकम मींस इनकम नॉट येट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड, हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने ऑफिस में काम करता हूं, 1/4/2019 से एक मंथ की मुझे सैलरी मिलेगी। कब मिलेगी? मेरे को मिलेगी 30 अप्रैल 2019 में। अब सोचो कि मैंने 1/4/2019 को काम शुरू किया और मैंने सैलरी मांगना शुरू कर दिया। कब मांगना शुरू कर दिया? 10/4/2019 को। तो अकाउंटेंट को मैंने क्या बोला? अकाउंटेंट को मैंने बोला कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो मैंने सैलरी 10 डेज की अर्न की है, ये आप मुझे दे दो। तो उसने इस चीज को डिनाई कर दिया, क्योंकि सैलरी तो मिलेगी कब? 30 अप्रैल 2019 को। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो सैलरी है ना, 10 डेज की सैलरी, ये मैंने अर्न तो कर ली है, लेकिन मुझे रिसीव कब होगी? फ्यूचर में होगी। अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल था। एक और चीज इसी तरीके से हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने पास में मैंने क्या किया, एक इनकम अर्न करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। इन्वेस्टमेंट कब परचेज की? 1/4/2019 को। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट, जैसे आप बैंक में एफडी वगैरह डाल देते हैं, बना लेते हैं, तो उसका इंटरेस्ट आता है। इसी तरीके से अब मान लो 1/4/2019 से आ गया क्या? 31 मार्च 2020, और इस पूरे साल के अंदर मुझे क्या मिलने वाला था? इंटरेस्ट। मुझे मिलने वाला था इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मेरी क्या है? इंटरेस्ट मेरी इनकम है। इंटरेस्ट क्या है? मेरी इनकम है इस केस में। तो ये जो इंटरेस्ट इनकम मुझे मिलने वाली थी, अगर ना मिले, यानी कि मिले कब? मान लो मिले 5 मई 2020 को, तो फॉर द ईयर 1920 इंटरेस्ट इनकम क्या है? इंटरेस्ट इनकम इज एक्रूड। ठीक है, तो एक्रूड का मतलब अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एक्रूड का मतलब है जो हमने अर्न तो कर ली है, लेकिन हमारे को अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो अब इस केस में क्या होगा? ये इनकम हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। देखो दो चीजें सामने आती हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक तो ये हमारी इनकम है, ठीक है जी, और दूसरा क्या? दूसरा ये हमारे एसेट हैं। एसेट क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं। ये हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं, तो इसलिए ये हमारे एसेट हैं। तो एसेट के नाम से हम एक्रूड इनकम के नाम से हम एसेट्स में इंक्रीज कर देंगे। और साथ ही साथ इनकम का इफेक्ट कहां पड़ता है? कैपिटल पे। भाई एक्सपेंडिचर और इनकम का इफेक्ट किस पे पड़ता है? कैपिटल पे। तो इनकम जो है वो इनकम के हिसाब से ये जो कैपिटल है ये भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि और क्या है हमारे पास में। देखो बच्चों, अब फोर्थ
फोर्थ पॉइंट है अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से हमारे को क्या पता लगता है कि हमने किसी को अभी तक सर्विसेज नहीं दी हैं, हमने उससे इनकम रिसीव कर ली है, मतलब कोई हमारे को इनकम दे गया है वेल इन एडवांस। अब एडवांस होने का मतलब क्या समझ में आता है हमारे को कि सर ये जो एडवांस है ना, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई है, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई है। जो हमारा एडवांस है ना बच्चों, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। और हमने दूसरी तरफ रिसीव वर्ड यूज किया। रिसीव वर्ड यूज होने का मतलब हमने क्या रिसीव कर लिया, कैश रिसीव कर लिया। तो दो जगह पे हमारा इफेक्ट पड़ा है, इस केस में हमारा इफेक्ट दो जगह पड़ा है। नंबर 1 तो क्या, कैश पे, और नंबर 2 किस पे, एक लाइबिलिटी पे। तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने किसी से एडवांस में पैसा पकड़ लिया है ना, पैसा किसी से एडवांस में रिसीव कर लिया, तो मेरी एडवांस इनकम के नाम से हम क्या कर देंगे, इसको लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। और वहीं कैश जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे एसेट्स के अंदर इजाफा हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमारे को इक्वेशंस बनाने में हेल्प करती हैं। अब बच्चों एक काम करते हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 5.10 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 6 दी हुई है। लो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 ये रही। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, देखो ये आप लोगों की इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, आपका पेज नंबर 5.10 है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट। यानी कि हमारे को क्या बनानी है, एक बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, हमारे को क्या बनानी है बच्चों, एक बैलेंस शीट भी बनानी है। ओके चलो अब देखते हैं कि ये काम किस तरीके से होगा। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब हमारा एक तो इंक्रीज हो जाएगा कैश के अंदर और दूसरा कैपिटल के अंदर। तो इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे ये भी देखते हैं। अच्छा, तो हम लोग इसके लिए क्या बनाएंगे, एक इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन के लिए हम एक इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेंगे। फटाफट से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं और फिर हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों को बता दिया, आगे लिखा हुआ है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम इज सेविंग अकाउंट। यानी कि इसने क्या किया, अपने बैंक को बढ़ा दिया और सेविंग अकाउंट में यानी कि एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया। आगे लिखा हुआ है परचेज ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम एसबीआई। इन्होंने क्या किया, एसबीआई से कुछ लोन ले लिया, कितने का, करीब 10 लाख रुपए का। ये 10 लाख रुपीस का था ना, ये 10 लाख रुपीस का एक लोन था जो उन्होंने ले लिया था। ठीक है, और उन्होंने जो लोन लिया वो 10 लाख रुपए का लिया, लेकिन बिल्डिंग कितने की परचेज की, बिल्डिंग परचेज की सर 12 लाख रुपीस की। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बिल्डिंग तो कितने की थी, 12 लाख की थी, लेकिन लोन सिर्फ 10 लाख रुपए का था। ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? भाई पॉसिबल क्यों नहीं है, हो सकता है उसने 2 लाख रुपए अपने पास से दिए हों, यानी कि अपनी जेब से कैश खर्चा हो। आगे चलते हैं, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रूपी ऑन ऑफ इंस्टॉलमेंट, सॉरी दोबारा से पढ़ता हूं मैं इसको, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000, यानी कि इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है कितना, 20,000 रुपीज का, और साथ में इंस्टॉलमेंट पे की है कितने की, 1 लाख रुपीज की। तो बच्चों देखो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि 1 लाख रुपए से लोन जो है वो कम हो जाएगा और 20,000 का हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ इफेक्ट करेगा, हमारी कैपिटल पे इफेक्ट करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट,
यानी कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, यानी कि रोहन कौन है, हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे और साथ ही स्टॉक भी बढ़ जाएगा। अगला लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग, कितना दिया हुआ है ये, कॉस्टिंग 20,000 रुपीज जी, 20,000 की गुड्स रिटर्न कर दी है तो स्टॉक कम हो जाएगा और साथ में क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे 20,000 रुपीज से। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम, यानी कि राम को हमने उधार पे माल बेचा है। 40,000 रुपए का जो माल था अगर हम 50,000 रुपए में बेच देंगे, ये देखिए आप लोगों को क्लियरली दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो अगर 40,000 रुपए का जो सामान था उसको हम 50,000 रुपए में बेच देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है सर, हमारे पास में एक इनकम आई है, एक प्रॉफिट जनरेट हुए हैं। जब प्रॉफिट जनरेट हुए हैं तो हम उसका क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो जो गुड्स हैं वो 40,000 से और डेटर्स जो हैं वो 50,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। राम कौन है, हमारा डेटर है, हमने उसको क्रेडिट पे उधार पे सामान बेचा है। जिनको हम बेचते हैं उधार पे वो हमारे डेटर्स होते हैं, क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना होता है। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम सामान उधार पे खरीदते हैं, यानी कि वो लोग जिनको कि हमें पैसा देना है, हमने उनको पैसा देना है, तो वो लोग कौन हैं, वो क्रेडिटर्स हैं। चलिए, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ये तो ड्राइंग्स हैं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये कितने की है, ये ड्राइंग्स हैं। तो एक तरफ से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और दूसरी तरफ से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि अभी अभी सीखा था जो हमने, वही इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे कि एक तरफ से हमारी जो है वो कैपिटल बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ से हमारा एसेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया, हमने कमा तो लिया, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो कैश को तो बिल्कुल भी छेड़ना ही मत। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कमीशन मिल चुकी है, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और साथ में लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन है। कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम कौन था, हमारा डेटर था, तो डेटर जो है डिक्रीज हो जाएंगे। जब कोई इंसान हमें पैसा दे देता है तो वो हमारा डेटर नहीं रहता, यानी कि अब हमें उससे कोई पैसों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खैर, हो सकता है कि ये पार्शियल पेमेंट हो, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम राम, तो राम 10,000 रुपये से कम हो जाएगा और कैश जो है वो 10,000 रुपये से बढ़ जाएगा। चलिए, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से हमने फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले सीरियल नंबर और पर्टिकुलर और एसेट के लिए एक बड़ा सा कॉलम मेरे पास में है जिसमें मैं बहुत सारे एसेट्स लिखने वाला हूँ। साथ ही आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज़ के लिए भी मैंने अच्छी खासी जगह ली है और साथ में कैपिटल के लिए भी एक कॉलम है। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो बच्चों, तो वो फॉर्मूला होता है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, पहली सिचुएशन के ऊपर, मतलब हमने जो पढ़ा है उसी को दोबारा से देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, कितना, 1 लाख रुपए, एंड ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। अब एक बात बताओ कि उसने क्या किया, बैंक में 4 लाख रुपए डाल दिए और कैश अपने बिजनेस को, यानी कि बैंक भी किसका है, बिजनेस का है, और कैश भी किसका है, कैश भी बिजनेस का है। तो हम 2 कॉलम जो बनाएंगे वो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे जी यहाँ पे कैश, और दूसरा कॉलम कौन सा, बैंक का। ठीक है जी, हमने ये इस तरीके से बना दिया, और मैं कोई गलती ना हो इसके लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये नीचे तक हम एक बड़ा सा कॉलम बना करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमने ये 2 कॉलम बना दिए, किसके, एक बैंक का और एक कैश का, एक बैंक और एक कैश का।
ये एक कॉलम मैं बैंक का भी बना देता हूँ। जी अच्छा बच्चों, तो एक बात बताओ, कैश में कितना इंक्रीज हो जाएगा? इसके बाद में जो कैश इंक्रीज होगा वो कितने का हो जाएगा? सर कैश में वो लेकर के आया था कितना, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए कैश में इंक्रीज हो जाएगा। और फिर बोला गया है कि 4 लाख रुपए उसने बैंक में डाल दिए थे, तो 4 लाख रुपए से हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। और टोटल कितने एसेट्स हमारे बढ़ गए हैं, 5 लाख रुपए के। तो ये जो है वो हमारी कैपिटल कितने की हो गई आज? कैपिटल हो गई सर हमारी 5 लाख रुपीस की। ओके, कैपिटल हो गई हमारे पास कितने की, 5 लाख रुपीस की। ओके अच्छा चलो, अब सेकेंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया था? सेकेंड ट्रांजैक्शन में बोला गया था कि परचेज बिल्डिंग, ही परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख। देखो ये लिखा था ना हमारे पास में, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख, ठीक है। तो 12 लाख रुपए का उसने क्या किया था, एक बिल्डिंग परचेज कर लिया था, यानी कि बिल्डिंग बढ़ जाएगी 12 लाख रुपए से, आज बिल्डिंग भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। और उसके लिए उसने लोन लिया था SBI से, कितने का, 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारे पास में एक नया एसेट इंक्रीज हो जाएगा जिसका कि नाम है क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितने की इंक्रीज हो जाएगी बच्चों? बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी सर मेरे पास में, अभी मैंने देखा था कि कितने की थी, 12 लाख रुपीस की थी। तो ये 12 लाख रुपीस मैं बिल्डिंग में इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। अब SBI से जो लोन लिया था वो लोन कितने का लिया था? लाइबिलिटीज में मैं लिख देता हूँ क्या, लोन्स, ठीक है। तो ये जो लोन थे ये कितने के थे? ये लोन थे सर 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपीस का हमने लोन लिया था। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, 10 लाख रुपीस। अच्छा एक बात बताओ कि लोन तो उसने 10 लाख का लिया और बिल्डिंग 12 लाख रुपए की, यानी कि सर उसने ना कुछ कैश जो है वो डिक्रीज कर दिया होगा, यानी कि उसने कुछ पेमेंट बिल्डिंग की जो है वो कैश में दे दी होगी, तो मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अब हमारी एक नई इक्वेशन सामने आ गई है, हमारी एक नई इक्वेशन सामने आ गई है। आप इस तरीके से अपने पास में लाइन लगा के इसको बंद कीजिए, ठीक है। तो चलो देखें कि क्या इक्वेशन आई है। हमारे पास में जो कैश है वो कैश कितने का है, वो कैश है हमारे पास में अब 1 लाख माइनस 2 लाख। अब ये तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसने ज़रूर कैश से नहीं कुछ बैंक से पे किया होगा। तो हम बच्चों इस चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैश से करें या बैंक से करें, लेकिन टेक्निकली हमें क्वेश्चन को गलत नहीं करना, हमें टेक्निकली क्वेश्चन को जो है वो गलत नहीं करना। इस वजह से मैं यहाँ पे बैंक को रिड्यूस कर देता हूँ 2 लाख रुपए से। तो मेरा नया बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 2 लाख। मेरा नया कैश का बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। और बिल्डिंग कितने की एग्जिस्टेंस में आ गई, 12 लाख रुपए की। ओके अच्छा, उधर की तरफ क्या हाल है, मतलब यहाँ टोटल देख लो कितना हो गया, 12 + 2 14 और एक 15। अब उधर देखते हैं कि क्या हाल है। देखो हमारे पास में लोन इंक्रीज हो गया 10 लाख रुपए का, तो हमारी लाइबिलिटी साइड पे 10 लाख और कैपिटल 5 लाख, यानी कि ये टोटल कितना होता है बच्चों, ये 15 लाख होता है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, कि थर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा। ये देखो बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख, यानी कि इंस्टॉलमेंट अगर मैं पे कर देता हूँ तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा, मेरा लोन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 लाख रुपए की लोन को कम कर देता हूँ, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी
कि साथ ही साथ मैंने कुछ एक्सपेंस भी किए हैं, 20,000 रुपीज़ के मैंने एक्सपेंस किए हैं, लेकिन नेट मैंने कैश जो है वो कितना दिया है, देखो 1 लाख और प्लस 20,000 दोनों ही क्या है अपने आप में एक तरीके से मैंने क्या किया है, रिड्यूस कितना कर दिया है अपने बैंक को या कैश को, कितना 1,20,000 से रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि मैंने कुछ पेमेंट भी किया है और कुछ खर्चा भी दिया है, यानी कि कुछ एक्सपेंस भी किया है। अच्छा देखो मैं समझाता हूं तुम्हारे को कि ये 1 लाख रुपए से माइनस करें 1,20,000 या फिर 2 लाख में से माइनस करें। सर 1 लाख में से माइनस नहीं हो सकता, 1,20,000, तो मैं 2 लाख में से ही माइनस कर देता हूं, कितना 1,20,000 मेरा और माइनस हो गया। ओके चलो अच्छा अब देखते हैं कि मेरा लोन तो कम हुआ 1 लाख से, कैश कम हो गया कितने से, कैश कम हो गया 1,20,000 रुपए से, बैंक कम हो गया कितने से, 1,20,000 रुपए से, और साथ ही मेरी कैपिटल कितने से कम हो जाएगी, 20,000 रुपीज से। देखो ऐसा क्यों हुआ मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो बच्चों हो क्या रहा था कि मैंने यहां पे दो चीजें पे की, एक तो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और दूसरा मैंने पे किया इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टॉलमेंट थी ये लोन का ही तो एक पार्ट था, यानी कि लोन मेरे पास आया था और चला गया था। जब लोन आया था तो कैश बढ़ गया था, और जब लोन जा रहा है तो कैश घट रहा है, तो इसका मतलब ये आना जाना तो लोन का था। लेकिन जो असल एक्सपेंडिचर हुआ है वो क्या हुआ है, इंटरेस्ट हुआ है। भाई आप सोच करके देखिए कि आप जब बैंक से लोन लेकर के आते हैं और बैंक को लोन दे देते हैं एज इट इज, अगर 5 लाख का लोन आप बैंक से लेंगे और 5 लाख का लोन आप वापस कर देंगे, तो क्या ये खुशी और गमी कुछ होगा इसमें से, नहीं होगा, क्योंकि जैसे लोन आया था वैसे लोन चला गया। लेकिन आप रोएंगे कब और बैंक हंसेगा कब, आप रोएंगे तब जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसके साथ, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी, और बैंक की क्या है वो इनकम है। तो बच्चों यहां जो इंटरेस्ट था ना वो एक्सपेंस था, और एक्सपेंस का किसके ऊपर इफेक्ट होता है, सर कैपिटल पे इफेक्ट होता है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको, क्योंकि स्क्रीन के बीच में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है तो कैपिटल पे मेरा इफेक्ट आ गया कितना, ये देखिए मेरे कैपिटल पे जो इफेक्ट आया था वो इफेक्ट आया था, मैंने 20,000 कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया था। ठीक है चलो अब है ना एक नई इक्वेशन बनाते हैं कि हमारी इक्वेशन अब कहाँ तक पहुँची है ये हमें देखना है। तो एक लंबी सी लाइन लगा देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी क्या, कैपिटल, तो कैपिटल कितनी हो गई है मेरी, कैपिटल मेरी रिड्यूस होकर के 4,80,000 हो गई है। ठीक है जी, और लोन कितने का हो गया है, 9 लाख का हो गया है, क्योंकि मैंने रीपेमेंट कर दी है ना। ठीक है अच्छा जी अब एक बात बताओ, 4,80,000 प्लस 9 लाख, और इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ कैश का ये हाल है कि ये 1 लाख ही है। ठीक है यहाँ 80,000 हो गया है मेरा बैंक, और बिल्डिंग एज इट इज 12 लाख रुपीस की ही है। ठीक है तो इनका अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास में बिल्कुल एक्यूरेट हमारे जो है इक्वेशन बन जाती है। अब नेक्स्ट क्या है वो भी चेक करना है हमारे को। नेक्स्ट फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे रोहन से कुछ गुड्स परचेज कर ली। ठीक है कितने की हमने गुड्स परचेज करी थी, 1 लाख रुपीस की। ठीक है तो अब मैं क्या करूं, एक गुड्स का कॉलम और बना देता हूं। ठीक है एक हम क्या बनाएंगे, गुड्स का कॉलम बना देंगे बेटा, ये बिल्डिंग का कॉलम, ये था हमारा बिल्डिंग का कॉलम, और अब हम एक स्टॉक यानी कि गुड्स का कॉलम भी बना देंगे। तो यहाँ आप लिखिएगा बेटा मेरे साथ में स्टॉक। ठीक है आपने क्या लिखा, स्टॉक। अच्छा
अब स्टॉक के लिए भी एक कॉलम हमने बनाना है, तो इसके लिए भी एक लाइन डालनी पड़ेगी। बेटा ये जो है ना हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम ही है जिसकी वजह से हमारे को थोड़ा क्वेश्चन के अंदर देर लगती है। देखो मुझे भी लगती है बनाने में, फॉलो करने में, और आपको भी लगेगी, लेकिन हमें जो भी करना है काम बेटा सिस्टमेटिकली ही करना है, तो सिस्टमेटिकली काम करने में तो टाइम लगता ही है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं उसको। देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स। गुड्स हमने परचेज की, यानी कि हमने कुछ स्टॉक परचेज कर लिया। स्टॉक कितने का परचेज कर लिया, क्रेडिट पे 1,00,000 रुपये का। तो यानी कि एक तरफ तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे और दूसरी तरफ हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन थी ये 1,00,000 रुपए की थी, तो हमारा स्टॉक जो है वो 1,00,000 रुपए से हम इंक्रीज कर देंगे। और साथ ही साथ इंक्रीज कर देंगे बच्चों एक लाइबिलिटी साइड पे, क्या, क्रेडिटर्स के नाम से, क्रेडिटर्स। ठीक है, और क्रेडिटर कितने के हम इंक्रीज करेंगे, 1,00,000 रुपए के, क्योंकि पूरे का पूरा सामान जो था वो इसी में खरीदा गया था। चलिए अब ये लोन के भी अंदर हम एक जो है कॉलम बना देंगे। तो ये हमने क्या किया, लोन का भी एक कॉलम बना दिया। अच्छा जी, अब क्रेडिटर हमारे पास में है आज 1,00,000 रुपए के। अब इक्वेशन बना लें हम, इक्वेशन बनानी है हमारे को। इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से और लास्ट तक। तो इसके बाद में हमारी सिचुएशन क्या है, 1,00,000 कैश में, बैंक में 80,000, बिल्डिंग में 12,00,000, स्टॉक हमारा 1,00,000 का हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे जो लोन थे वो 9,00,000 के 9,00,000 ही हैं, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो चुके हैं, और कैपिटल एज इट इज़ 4,80,000 ही है। ठीक है, कैपिटल 4,80,000 ही है। ठीक, अब नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू रोहन। गुड्स हमने रिटर्न कर दी, और गुड्स कितने की हमने रिटर्न कर दी, हमने रिटर्न करी 20,000 रुपीज़ की। तो हमारा स्टॉक जो है डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 20,000 से, और साथ ही हमारे क्रेडिटर भी डिक्रीज हो जाएंगे कितने से, 20,000 रुपीज़ से। जिसका सामान था उसको वापस कर दिया। ठीक है, तो जिसका सामान था अगर हम उसको वापस कर देते हैं तो हमारे क्रेडिटर भी डिक्रीज हो जाते हैं। अब हम इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके न्यू इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, ये थी हमारी 5th ट्रांजैक्शन। और 5th ट्रांजैक्शन के बाद में हमारा जो नया बैलेंस है वो है ₹1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 12,00,000 और 80,000 रुपीज़ स्टॉक में। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ 9,00,000 का लोन, और हमारे जो क्रेडिटर हैं वो 80,000 के हो गए हैं, 4,80,000 की हमारी क्या हो गई है, कैपिटल हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों। अब देखो एसेट साइड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैश में तो ये ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, क्रेडिट पे हुई है, और हमने सामान जो है वो बेचा है। ठीक है, तो एसेट्स के अंदर एक और चीज़ आ जाएगी, और वो है क्या, डेटर्स। डेटर्स, ठीक, तो एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी डेटर्स के लिए। ये हमने एक और कॉलम बना दिया।
अच्छा जी, अब डेटर कितने के इंक्रीज हुए? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने 40,000 रुपये का सामान 50,000 रुपये में बेच दिया। 40,000 रुपये का सामान अगर 50,000 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे इनकम आ जाएगी 10,000 रुपये की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सामान माइनस कर देता हूँ, कितने का? सामान माइनस कर देता हूँ 40,000 रुपये का। ठीक है, और डेटर बढ़ा देता हूँ कितने के? 50,000 रुपीज़ के। क्यों सर, क्यों? क्योंकि वो लोग तो मुझे 50,000 रुपये देंगे ना, और देखो कैश में तो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, क्रेडिट में हुई है, इसलिए मैंने डेटर्स को इंक्रीज़ किया है। अच्छा, इस पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर मेरा फ़ायदा कितने का हुआ है? 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो 10,000 मैं अपनी कैपिटल में इंक्रीज़ कर दूंगा, और फिर से मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगा करके और एक न्यू इक्वेशन की फॉर्मेशन करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास में। आप देखिए जो कैपिटल है, अब वो कैपिटल कितने की हो चुकी है? वो कैपिटल 4,90,000 की हो चुकी है, और 80,000 के हमारे क्रेडिटर थे, और बैंक लोन 9 लाख का 9 लाख ही बना हुआ है। जबकि दूसरी तरफ डेटर्स जो हैं वो 50,000 के, और 40,000 का मेरा स्टॉक है। ठीक है, 12 लाख की मेरी बिल्डिंग है, 80,000 का मेरा बैंक, और कैश के अंदर तो अभी कोई छेड़छाड़ हुई ही नहीं है, इसलिए कैश कितना है? 1 लाख रुपीज़ ही है। ठीक है जी, यहाँ पे जहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखे ना बच्चों, इनके इस कॉलम के अंदर, इस पूरे कॉलम के अंदर आप लोग वो चीज़ें लिखते जाएंगे कि ये क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। चलिए अब आगे देखते हैं 7th पॉइंट के अंदर क्या है। 7th पॉइंट के लिए अंदर लिखा हुआ है टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि इन्होंने क्या किया? ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग्स करेंगे तो हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और ड्राइंग्स की कितने की है इन्होंने? ड्राइंग्स की हैं इन्होंने 10,000 रुपीज़ की। तो हम अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे कितने से? 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, और साथ में इन्होंने कैश में ड्राइंग्स नहीं की है, पैसे नहीं निकाले, गुड्स निकाली। तो गुड्स निकाली हैं, तो गुड्स के कॉलम में से हम क्या कर देने वाले हैं? माइनस कर देने हैं 10,000 रुपीज़। और ये थी हमारी क्या? 7th एंट्री। और साथ ही हम क्या लगा देने वाले हैं? इसको एक लाइन लगा देने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे बच्चे, और फिर देखेंगे कैलकुलेट करके कि न्यू इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास में क्या रिज़ल्ट सामने आए हैं। तो हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल अब कितने की हो चुकी है? वो हमारी कैपिटल जो पहले 4,90,000 की थी, अब वो बढ़ करके 5 लाख हो चुकी है, और क्रेडिटर्स 80,000 के हैं, 9 लाख का मेरा लोन है, और दूसरी तरफ क्या हुआ था? मेरा स्टॉक 30,000 पे आ गया है, 50,000 के मेरे डेटर्स हैं, 12 लाख की मेरी बिल्डिंग है, 80,000 का मेरा बैंक है, और 1 लाख का मेरा कैश है। 8th ट्रांजैक्शन के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है जी कि हमने कुछ इनकम तो अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अब इनकम के नाम से हमारे दिमाग में क्या आता है सर? कैपिटल। तो हम कैपिटल के अंदर इंक्रीज कर देने वाले हैं। कितने का एक्रूड इंटरेस्ट था? एक्रूड इंटरेस्ट था सर 5,000 रुपीज़ का। तो हमने कैपिटल के अंदर 5,000 इंक्रीज कर दिए। ठीक है, अच्छा जी, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ बनेगा? ये हमारा एक एसेट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? एक एसेट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारा एक और एसेट आ गया है अब एग्जिस्टेंस में, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से
हमारा एक और एसेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। तो आप इसको भी एक कॉलम दे दीजिए। काम अगर नीट एंड क्लीन होगा ना बेटा तो नंबर पूरे मिलते हैं। टाइम चाहे ज़्यादा लगे लेकिन काम तो हमें पूरी तरीके से करना ही होगा। और ये मत सोचिएगा कि सर देखिए, आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास में जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर टाइम लगा। देखो, टाइम इसलिए लगा हमारे पास क्योंकि हमें साथ में समझाना भी होता है। ठीक है, तो जब समझाने का काम होता है तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो एक्रूड इंटरेस्ट जो था वो हमने कितने का देखा था, अभी जो हमारे पास आया था वो था 5000 रुपीज़ का। तो एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हम 5000 के अंदर 5000 इंक्रीज़ कर देने वाले हैं एसेट्स के अंदर। ये मैंने 5000 इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक नई इक्वेशन की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक, तो जो मेरी कैपिटल थी पहले, जो मेरी कैपिटल थी पहले 5 लाख की, वो 5,05,000 पे पहुंच चुकी है। बच्चों यहाँ पे जो है एक कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हुई है। 4,90,000 में से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 10,000 तो ये आ जाता है मेरे पास में 4,80,000। तो हम इसको ज़रा यहाँ से रब कर देते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4,80,000। ठीक, और 5,000 का मेरे पास में क्या आ जाता है, 5,000 रुपीज़। अब मैंने इसके अंदर देखिएगा अक्रूड इंटरेस्ट और डाल दिया तो 5,000 का और इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक इसको भी आप ठीक कीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 4,85,000, 4,85,000 की मेरी कैपिटल है, 80,000 रुपीज़ के मेरे क्रेडिटर्स हैं, 9 लाख का एज इट इज़ मेरा लोन है, और दूसरी तरफ 5,000 का मेरा एक्रूड इंटरेस्ट, 50,000 के डेटर्स, 30,000, 12 लाख, बैंक 80,000 और कैश 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन थी। ठीक है जी, इसके बाद में हमारी 9th इक्वेशन है। 9th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है चेक करते हैं। देखिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। हमने क्या कर दिया, एक कमीशन रिसीव कर ली किसी से एडवांस में। तो जैसा कि हमने डिफाइन किया था पहले कि भाई अगर हम किसी भी तरीके से कोई भी अमाउंट रिसीव कर लेते हैं एडवांस में तो वो एडवांस क्या हो जाता है हमारा, वो एडवांस हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। एडवांस हमारे लाइबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। तो ये आ जाएगा कमीशन एडवांस। ठीक है, अब एडवांस कमीशन को आप बढ़ा दो कितने रुपए से, क्वेश्चन में गिवन था अभी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। तो मैं यहाँ पे 20,000 से इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ मैंने 20,000 से इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अच्छा, और दूसरी तरफ कैश बढ़ जाएगा। कैश कितने से बढ़ जाएगा, मेरा कैश भी बढ़ जाएगा सेम अमाउंट से। तो ये मेरा जो अमाउंट था वो था 20,000 रुपीज़। तो कैश इंक्रीज़ हो गया 20,000 से। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, एक नई इक्वेशन बनाऊँगा। एक नई इक्वेशन बनाने के लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये मेरा जो अमाउंट है उसको मैं अब कैलकुलेट करूँगा। 1,20,000, 80,000, 12 lakhs, कुछ थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम स्क्रीन को, 30,000, 50,000, 5,000, और दूसरी जगह पे मेरा लोन जो था वो था 9 लाख,
80,000 के क्रेडिटर्स, और मैंने कुछ कमीशन रिसीव कर ली थी एडवांस में, दैट वाज 20,000। 4,85,000 की मेरी कैपिटल। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि लास्ट है, कैश रिसीव फ्रॉम राम। हमने राम से यानी कि डेटर से कुछ कैश रिसीव कर लिया, तो अब क्या होगा, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। डेटर का कॉलम सेकंड लास्ट है, ठीक है। और कितने का कैश रिसीव किया, 10,000 का। तो 10,000 में डेटर्स में से माइनस कर देता हूँ, ये हमारी 10th ट्रांजैक्शन है, ठीक है। 10,000 के मैंने डेटर में माइनस कर दिया और कैश रिसीव कर दिया, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से, और साथ ही मेरे को बनानी पड़ेगी एक न्यू इक्वेशन। लाइन लगा ली है मैंने, और ये मेरी कैपिटल है 4,85,000, ठीक है जी। साथ ही एक लाइबिलिटी है 20,000 की, एक लाइबिलिटी 80,000 की और 9 लाख की, ठीक है। तो 9,80,000, 20,000 और 4,85,000, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, 1,30,000, 80,000, 12 lakhs, 30,000 और 40,000 और 5,000, ठीक है। तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करते हैं, 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000, तो ये इक्वल आ जाता है किसके, ये इक्वल आ जाता है हमारी इसी कैपिटल के और लाइबिलिटीज़ के, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में हम लोगों ने बनाया, और आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आप लोगों को कुछ ना कुछ होमवर्क मैं ज़रूर देना चाहूँगा आज, ठीक है। आप अपना होमवर्क नोट कीजिए। आज के लिए आपकी जो बुक में से मैं होमवर्क देना चाहूँगा आपको, आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोला मैंने लिख 18 दिया, तो आप कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों ही हैं आपके पेज नंबर 5.19 पे, ठीक है। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।